हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे, है ना। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्लास 9th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन। मेरे भाई, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग किए थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो आपका जो आपने जो पढ़ा है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, वो आप पे उसका जो ग्रिप जो होगा वो उस पर इस चैप्टर्स पे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स को, है ना, वन शॉट में समझते हैं, है ना। वन शॉट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स को, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा समराइज करते हैं इस चैप्टर्स को। बहुत सिंपल है ना। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है क्रेडिट्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, देखिए ध्यान से, क्रेडिट्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स एंड जे गोज टू जे थॉमसन एंड ई गोल्डस्टीन रेस्पेक्टिवली। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया गया, प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया गया, वो किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जो मिलता है वो ई गोल्डस्टीन को मिलता है। ठीक है, ई गोल्डस्टीन एंड जे थॉमसन। ठीक है ना। लिखा हुआ जे थॉमसन प्रोपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन पॉजिटिव स्फीयर्स। तो जो जे थॉमसन ने जो मॉडल को जो प्रपोज किया था, उसमें बताया गया था कि जो आपका पॉजिटिव जो चार्ज जो होते हैं, जो पॉजिटिव स्फीयर है, एक्चुअली वो जो डिफाइन किए थे, समझाए थे, वो था वाटरमेलन से। तो वाटरमेलन में जो एडिबल पार्ट जो होते हैं, जो रेड कलर के जो होते हैं, है ना, तो रेड कलर वाले जो होते हैं उसको मान लिया गया ये पॉजिटिव स्फीयर है। और उसमें जो सीड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स माना, जो दे आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। किसने प्रपोज किया था? तो बोलेंगे जे थॉमसन ने। इन्होंने जो दिए थे वो थॉमसन्स मॉडल मीन्स वाटरमेलन मॉडल ही बोलते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल्स थे। ठीक है ना। ठीक है, लिखा हुआ अगला, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने, जो सेकेंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, जो मॉडल दिया एटम्स के बारे में बताए, कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो किसने प्रपोज किया था? रदरफोर्ड ने किया था। उसे किस एटॉमिक, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ था? तो दोस्तों जवाब होगा एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट जो था करवाया गया था रेडियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल को क्या करवाया गया? बम्बार्डमेंट करवाया गया गोल्ड फाइल पे। तो आपका अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो पासेस टू द स्ट्रेट लाइन एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ एंड 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, आगे देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम proposed that a very tiny nucleus is present inside the atoms. Electrons revolve around this nucleus. The stability of the atom could not be explained by this model. तो रदरफोर्ड मॉडल की यही लिमिट है। रदरफोर्ड मॉडल जो बताता है कि आपका जो न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, जो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है मीन्स एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे कोई भी चीज़ चलती है मीन्स वो एक्सेलरेशन में होती है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ अगर एक्सेलरेट कर रही है तो एनर्जी का लॉस करती है, रेडिएशन लॉस करती है। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स, उसी समय एक आया था मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उसके हिसाब से जब बताया रदरफोर्ड साहब ने, तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल प्रूफ हो रहा था, लेकिन बेटा बिकम्स
एटम्स आर स्टेबल है ना, बिकॉम्स एटम्स स्टिल एटम्स स्टेबल है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं। तो यही इस मॉडल का ड्रॉबैक्स बन जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला साइंटिस्ट हुए जो बहुत ही मतलब पावरफुल साइंटिस्ट हुए इस दुनिया में, और वो एक्चुअली आइंस्टीन को वो क्या करते थे दोस्तों, चैलेंज करते थे। बहुत मतलब लेवल के साइंटिस्ट थे। तो उनके हिसाब से उन्होंने भी मॉडल दिए थे, है ना, बोर्स मॉडल नाम से। तो नील्स बोहर्स, है ना, नील्स बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम was more successful. He proposed that electrons are distributed in different cells with discrete energy around the nucleus if the atomic cells are complete. Then the atom will be stable and less reactive. तो नील बोहर जो साइंटिस्ट जो हुए वो उन्होंने जो मॉडल को जो प्रपोज किया वो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा, और उन्होंने बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो डिस्क्रीट एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है ना, वो एनर्जी आपका कांस्टेंट है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड है, ठीक है ना, और उसका जो एटॉमिक सेल्स जो है वो कंप्लीट्स है, एंड एटम्स विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। मतलब इन्होंने एक समझाया कि आपका जो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर्स में है, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट्स है, मतलब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, मीन्स एक पार्टिकुलर रेडियस के ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है ना। और इन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं वो mvr इक्वल्स टू h/2π होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, h/2π होते हैं। मीन्स आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर डिस्टेंस पे नहीं मिलेंगे, एक पार्टिकुलर रेडियस पे ही मिलेंगे। मीन्स उसकी एनर्जी भी डिस्क्रीट है, कांस्टेंट है, और उसकी रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है दोस्तों। अगला साइंटिस्ट हुए जिसका नाम हुआ जेम्स चैडविक। क्या हुआ दोस्तों, जेम्स चैडविक हुए, जेम्स चैडविक्स। तो एक साइंटिस्ट हुए जेम्स चैडविक हुए, ठीक है, जेम्स चैडविक हुए। डिस्कवर्ड किए थे प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सो द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एक्चुअली में जो जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने एक्चुअली में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट उनको मिलता है, एंड एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर, है ना। तो जेम्स चैडविक जो डिस्कवर किए थे वो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन का इन द न्यूक्लियस में, एंड वो बताए कि क्या होते हैं, एंड सो कितने तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते, मीन्स चार्जलेस होते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज अबाउट, ठीक है ना, 1 आउट ऑफ 20,000 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होते हैं वो 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन्स। जो हाइड्रोजन का जो मास होता है एक्चुअली में वो प्रोटॉन के मास के बराबर होते हैं, इसलिए बोला गया मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज टेकन एज 1 यूनिट ईच। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन्स है एंड मास ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है तो उसको आप 1 यूनिट लिया जाता है, ठीक है ना। मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स भी और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको हम लोग बराबर मानते हैं, और दोनों को आप 1-1 यूनिट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्चुअली में जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना वो 1 mu के बराबर होते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग 1 mu के बराबर ही होते हैं, तो दोनों का आप 1-1 यूनिट मान सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखो सेल्स समझते हो, सेल्स का मतलब होता है कि आपका अगर न्यूक्लियस है ना दोस्तों, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, तो ये सब क्या है, ये आपका सेल्स है, इसी को ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स ऑफ एन एटम आर डिजाइनेटेड एज KLMN। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ये आपका न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के जो पास जो सेल्स है उसको K सेल बोलते हैं, फिर L सेल बोलते हैं, फिर M सेल बोलते हैं,
है ना। इसको फर्स्ट सेल, इसको सेकेंड सेल, इसको थर्ड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते दोस्तों हुआ है वैलेंसी। क्या है दोस्तों? वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी जो दोस्तों होती है वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, कि कोई चीज़ अगर कोई भी एटम अगर कंबाइन होना चाहती है ना, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है स्टेबल होने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है स्टेबल होने के लिए, या कितना शेयर कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल होने के लिए, तो भाई उसकी वैलेंसी होती है, मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन्स है, तो ये सब क्या है? ये स्टेबल है, मीन्स ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये अब किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहती है, बिकॉज दे आर स्टेबल्स है ना। तो यही होती है वैलेंसी। तो उस केस में वैलेंसी कितना होगा? 0, क्योंकि अब कंबाइन तो नहीं करना चाहती है ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर। देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। देखिए दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या दोस्तों होती है? एटॉमिक नंबर जो होती है वो सेम होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, मीन्स एटॉमिक नंबर जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होती है। किसी एलिमेंट्स के एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 होती है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 7 होंगे। सिंपल है, मीन्स एटॉमिक नंबर जो होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होती है, ठीक है दोस्तों। अब दिखाया हुआ है दोस्तों मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन इट्स न्यूक्लियंस, ठीक है ना। दोस्तों जो मास नंबर जो होती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर होती है, और न्यूक्लियंस का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर जो होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आया ना। मास नंबर किस तरह होती है? मास नंबर जो होती है वो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं वो है आइसोटोप्स। दोस्तों क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर्स। तो देखिए, आइसोटोप्स दोस्तों होती है वो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं, लेकिन उसके मास नंबर क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्या हो दोस्तों? फिर से बोला हूँ, आइसोटोप्स जो होती है वो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं, लेकिन उसके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। बताया गया दोस्तों, ऐसे हो गया ना। जैसे देखो, कार्बन हो गया, तो इसके मास कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये 6 है, ये कार्बन, ये 6 और ये 13, ये कार्बन 6 एंड 14 है। देखो, ये सेम एलिमेंट्स के टर्म है, लेकिन इसके मास नंबर क्या है? अलग अलग है। मास नंबर क्या है? अलग अलग है। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है ना, तो ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसके मास नंबर क्या है? अलग अलग हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोटोप्स बोलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। दोस्तों बताया गया आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मीन्स देखो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब एटम्स जो होंगे एलिमेंट्स के वो डिफरेंट होंगे। अगर किसी एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर सेम है ना, मीन्स वो सेम एलिमेंट्स के एटम है। वही किसी एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मीन्स वो एलिमेंट्स ही डिफरेंट है। सिंपल बात। तो आइसोबार जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, जिसके क्या होते हैं? मास नंबर सेम होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या होते हैं? आइसोबार्स वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, जिसके मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उसे क्या दोस्तों बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जैसे देखो, जैसे आर्गन है और ये क्या है? कैल्शियम है। तो ये होते हैं दोस्तों 18, ये होते हैं 40, ये होते हैं 20 और ये होते हैं 40। तो देखिए, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है ना दोस्तों, लेकिन इसके मास नंबर क्या है? सेम है। तो इसमें रिलेशन कैसा होगा? तो इसमें रिलेशन जो है दोस्तों आइसोबार्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस। तो देखिए, एलिमेंट्स जो डिफाइन करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हम उसको डिसाइड करते हैं, है ना। तो एलिमेंट्स डिफाइंस बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस।
मतलब उसी से डिसाइड होती है। मीन्स अगर किसी एलिमेंट्स के एटम में 6 प्रोटॉन्स है तो मीन्स उसके एटॉमिक नंबर भी क्या है, 6 है, तो वो कार्बन होगा। किसी एलिमेंट्स के एटम में 7 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7, वो न्यूट्रॉन्स होगा। तो किसी एलिमेंट्स को डिसाइड करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं। किसी एलिमेंट्स के एटम में 1 प्रोटॉन्स है तो हाइड्रोजन होगा, 2 प्रोटॉन्स होगा तो हीलियम होगा, 3 प्रोटॉन्स होगा तो लिथियम होगा, 4 प्रोटॉन्स होगा बेरिलियम, है ना, 6 प्रोटॉन्स होंगे तो कार्बन्स। तो किसी एलिमेंट को डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिसाइड करते हैं। सिंपल बात, बधाई हो बधाई। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। पहले आपको गहरे सांस लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों है ना बहुत मजेदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। और ये चैप्टर जो दोस्तों है ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है जो आगे के साइंस में बहुत काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आप मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे, आप मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, देखिए ध्यान से दोस्तों, मजा आएगा आपको। दिया है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के जो प्रॉपर्टीज है वो उसको आपको क्या करना है दोस्तों, कंपेयर करने। क्या करना है दोस्तों, कंपेयर करने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स है ना और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के कंपेयर करना है एंड प्रॉपर्टीज को इसके डिस्कस करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होते, अभी मैंने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का मास जो होते हैं वो जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के मास। मीन्स इलेक्ट्रॉन के जो मास होता है ना वो प्रोटॉन्स के मास का 2000 गुना, मतलब 2000 टाइम्स होता है। ठीक है ना, मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो मास ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाई 2000, या कभी कभी 1840 भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 यूनिट होते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी 1 यूनिट लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा था ये सब चीज़ को, है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो वो किसके तरफ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि सेम चार्ज है ना तो उसमें कौन सा फोर्स लगते हैं, रिपल्सन फोर्स। ऑपोजिट चार्ज है तो उसमें कौन सा फोर्स लाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लाएंगे। सिंपल दोस्तों। अब देखिए प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स पर चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो किसके तरफ अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव चार्ज की तरफ। सिंपल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों है न्यूट्रॉन्स। क्या दोस्तों, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, कोई चार्ज नहीं होते हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। मीन्स नो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी चार्ज पार्टिकल्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं मेरे भाई, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। मीन्स वो सेल्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, तो प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स एंड मॉडल्स, मतलब जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम्स। तो जे थॉमसन मॉडल के क्या लिमिटेशन है मैं आपको बता दिया था, क्योंकि देखो जे थॉमसन जो बताया था ना वो वाटरमेलन से मतलब समझाया गया था कि जो एटिबल पार्ट होते हैं, जो रेड कलर के जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसमें धंसे हुए हैं, एम्बेडेड है। तो ऐसा तो नहीं ना होता, इलेक्ट्रॉन तो आपके कहाँ सेल में होते हैं,
पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, मीन्स प्रोटॉन्स पे होते हैं। तो ऐसे थोड़ी रैंडम थोड़े ना होते हैं। तो ये सब एक्सप्लेनेशन था, जो ये सब लिमिटेशन थे। तो इस स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। According to J. Thomson's model of the atoms, the electrons are embedded over the positively charged sphere, जबकि ऐसा नहीं ना होता है। But experiments done by the other scientists show the protons are present only in the center of the atoms and electrons are distributed around it. रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि आपके जो प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, आइसोटोन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो थॉमसन साहब ने तो जो रदरफोर्ड के जो अल्फा एस्केट एक्सपेरिमेंट थे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो उसके लिमिटेशन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक का सबसे जो मतलब उच्च लेवल का ये मॉडल नहीं रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये पहली बार कोशिश की गई थी कि एटम्स को मॉडल को दिखाया जाए, एटम के स्ट्रक्चर को दिखाया जाए कि एटम्स अंदर से कैसे दिखता है। तो अच्छा ही कोशिश रहा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिखाया गया है दोस्तों। देखो ये वाटरमेलन है, तो जो रेड कलर का जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और ये जो बीज जो है, सीड जो है, उसको इलेक्ट्रॉन्स बताया गया, ठीक है, इसे एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स। तो रदरफोर्ड मॉडल के भी क्या मतलब उसके लिमिटेशन थे। तो रदरफोर्ड ने भी एटम्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। जब उसी समय आया था मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन रदरफोर्ड अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, है ना, of an atom, the electrons are revolving in circular orbit around the nucleus. Any such particle that revolves on undergo accelerations and radiation energy, the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus. The atoms would be highly unstable, but know that atoms are quite stable. Yes, यही इसकी खामी रह गई दोस्तों कि एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलेट कर रही है तो वो लगातार एनर्जी का लॉस करती है। तो ये भी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रही है, तो वो भी क्या एनर्जी को लॉस कर रही है, तो वो किसी समय जाके वो न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी लॉस कर रही है। तो उसका जो रेडियस जो है, जो सर्कुलर जो साइज है, एरिया जो है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो कभी ना कभी वो न्यूक्लियस जाके फॉल कर जाएगी। तो इसी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। तो यही इसका ड्रॉबैक्स रह जाता है, ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। लेकिन ये पहली कोशिश थी, मज़ा आया। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये प्रोटॉन्स है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व कर रही है, एनर्जी का लॉस कर रही है, और जाके कभी न्यूक्लियस जाके फॉल कर जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब द बोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम्स। तो अभी तक का ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा, है ना। इसे बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एटम के स्टेबिलिटी को बता पाए, है ना। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा मॉडल रहा, बोर्ड्स मॉडल्स। बोर्ड साहब तो बहुत ही मतलब उच्च कैटेगरी के इंसान थे। ये तो ऑलरेडी आइंस्टीन को चैलेंज करते थे भाई, समझ रहे हो ना कितना लेवल के इंसान थे, ठीक है ना। तो एटम हैज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो बताया, वो भी बताया कि एटम के जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, मतलब एटम के सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। 2 नंबर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। तो उन्होंने बताया कि देखिए, ऑर्बिट जो होती है वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब पार्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपको पार्टिकुलर ऑर्बिट से मिलेंगे जो पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है, जिसकी एनर्जी भी फिक्स है ना। तो उसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला गया, जिसकी एनर्जी और साइज फिक्स है, ठीक है ना। तो ये बताया गया बोर्स के द्वारा, है ना। वो तो रदरफोर्ड बोलता था ना कि आपको ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड जो हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आते आते बोर्स ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, जिसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के मल्टीपल्स है, ठीक है ना। दूसरी बात, वाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो बोला कि देखिए, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना आपके पार्टिकुलर ऑर्बिट में, ना एनर्जी का लॉस कर, ना एनर्जी गेन कर रही है।
मीन्स उनकी एनर्जी फिक्स है, उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो मीन्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, बोला कि भाई साहब जो तो बोल रहे हैं ना, मैक्सवेल जो तो बोल रहे हैं ना, ओए यहाँ पर नहीं चलने वाला है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। मीन्स ना ही एनर्जी का लॉस कर रही है, ना ही एनर्जी का गेन कर रही है, ठीक है ना। द ऑर्बिट्स और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो इन्होंने बताया कि ऑर्बिट्स को, सेल्स को आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। दिस ऑर्बिट्स और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन, ओ, आर, इसे बताया गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि बताया गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसे ये न्यूक्लियस था और ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल है ना, और ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। इसको के सेल भी बोलते हैं, इसको एल सेल भी बोलते हैं, इसको एम सेल भी, इसको एन सेल बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पे है ना। हर एक डिस्क्रीट लेवल बनाया गया, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट बनाया गया, ठीक है ना। ये फिक्स है दोस्तों, ठीक है। तो ये बनाया गया दोस्तों तुम्हारे ऑर्बिट बोर्ड्स के द्वारा बनाया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। कंपेयर ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल मतलब कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ द एटम्स गिवन इन द प्रोप्यूटर्स। मतलब इसमें ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, शायद कुछ दिक्कत है इसमें। मतलब इसमें बताया गया था कि मतलब थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल को आपको मतलब लिखने के लिए, उससे आपको बताने के लिए, ठीक है ना, या वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन था, ठीक है ना। या सबके वो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने शायद नहीं लिखा है, छूट गई गलती से, आई एम सॉरी। तो थॉमसन मॉडल में मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वाटरमेलन में समझा है। तो बताया कि आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड एंड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर। यस, इन्होंने बताया कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल्स में नहीं है। बोला कि इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से फैला हुआ है, जैसे वाटरमेलन में जो वी जो है ना जिस तरीके से फैला होती है, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके फैला हुआ है, ठीक है ना। और प्रोटॉन्स जो है वो उसमें क्या है, प्रोटॉन्स में ही इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है, मीन्स जो रेड कलर का जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना है दोस्तों। और ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज से जो मैग्नीट्यूड है ना वो नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, मीन्स होल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है ना। बताइए इस चीज़ को। रदरफोर्ड ने बताया कि स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ऑल मास ऑफ एन एटम इज रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो इन्होंने बताया कि देखो स्फीयर्स आपका पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और पूरा एटम का जो मास दोस्तों है ना वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है ना। जबकि थॉमसन ने बोला था कि देखिए पूरा एटम का जो मास है ना वो हर जगह सेम तरीके से फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एटम का पूरा मास जो है वो एटम्स के सेंटर पे मीन्स न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एज ऑर्बिट। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से फैला हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया। ये क्या दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट जो बताया गया था ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने दिया था, इसे क्या है, ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, मीन्स रेडियम जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल को मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने क्या लिया था, एक गोल्ड का थिन शीट लिया था और उस पर क्या करवाए थे, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया गया। तो पता चला कि अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल से डेविएट कर रही है, और बहुत कम मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल जो थे वो 180 डिग्री पे मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहे हैं। जैसे देखो ये न्यूक्लियस हो गया दोस्तों, तो इसके पास जो जाएगा वो क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल दोस्तों क्या होती है, अल्फा पार्टिकल दोस्तों जो होती है ये क्या हो दोस्तों होती है, ये होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होती है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होती है, मीन्स इस पर अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मीन्स कुछ ऐसे ये दिखता है, इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। मतलब इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो इसकी तरह होती है। तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स, इसको दूर भगा देगा, इसको दूर भगा देगा, इस तरीके से चले जाएंगे। और इसे अगर काफ़ी डिस्टेंस पे है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, क्योंकि बहुत साइज छोटा है ना, बहुत साइज छोटा है तब नहीं स्ट्रेट लाइन जा रही है दोस्तों। बहुत बड़ा होगा तो इसको लात मार से बाहर निकल देता है ना, इस तरीके से वो जा रही है। लेकिन इसका इंट्रैक्शन यदि क्या हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, तो इसको तो क्या होगा 180 से क्या कर देगा, इसको मतलब बैक कर देगा, है ना। तो इस तरीके से करवाया गया और इसी से तुम्हारा एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी हुआ। तो ये खुशी की बात है, बताइए बधाई। बोला कि देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो ये बताया है देखिए कि आपका जो न्यूक्लियस की जो साइज है बहुत छोटी है विद रिस्पेक्ट टू द एटम्स। जैसे ये कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें फुटबॉल रख दो तो उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। या मान लेते हैं कि पूरा आपका पटना ले लो और उसमें मान लो कि पूरा पटना सिर्फ पटना का एरिया ले लो और उसमें आपका एक घर मान लो, है ना, तो वो आपके हो जाएंगे न्यूक्लियस। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो साइज ऑफ जो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, जो साइज ऑफ जो न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, मीन्स 1 फर्मी होते हैं। और रेडियस ऑफ जो एटम का जो रेडियस जो होता है वो 10⁻10 मीटर होते हैं, मीन्स 1 एंगस्ट्रम होते हैं, है ना। मीन्स देख रहे हो ना, आपका न्यूक्लियस जो साइज जो है वो 1 लाख छोटा है। जो न्यूक्लियस जो साइज है दोस्तों है वो एटम के रेडियस के रिस्पेक्ट में 1 लाख छोटा है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बोर ने बताया कि देखो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो मतलब बोर ने तो वही बात बोला कि आपका न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स डू नॉट रेट एनर्जी। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हर जगह रिवॉल्व नहीं कर रही है, वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही है जिसकी एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है। और वो नई एनर्जी का लॉस एनर्जी गेन कर रही है, वो एनर्जी का रेडिएट नहीं कर रही, एनर्जी का लॉस नहीं कर रही है, ठीक है ना। उन्होंने के सेल, एल सेल बताया, एम सेल बताया, तो क्वांटम नंबर उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं, ठीक है ना। बोला समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, है ना, वेरियस सेल्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए। तो देखो दोस्तों सिंपल सी दोस्तों बात है कि देखो रूल्स जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, वो सिंपल सी रूल होती है कि आप जिसकी भी लिख रहे हैं उसके वैलेंस सेल्स में, मतलब उसके आउटर सेल में मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इतना चाहिए 8 ही होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल्स गिवन बाय द फार्मूला, है ना। तो किसी के सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2n² हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। n क्या है दोस्तों, ये सेल नंबर है या ऑर्बिट नंबर है। अगर फर्स्ट सेल में बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। देखो दोस्तों अगर n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 कैसे हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 18 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं और फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट सेल को के सेल बोलते हैं, सेकंड सेल को एल सेल बोल सकते हैं, थर्ड सेल को एम सेल बोल सकते हैं और फोर्थ सेल को एन सेल ही बोलते हैं। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो किसी भी जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोस्तों 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैंने लिख लेकर सबको दिखा दिया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 होते हैं, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आप नियोन है तो नियोन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 8 भर सकते हैं। 8 देखो 8 से ज़्यादा हुए तो आगे चले गए ना, है ना, आगे चले गए क्योंकि सेकेंड सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप भर सकते हैं। और जिसके वैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल्स है, वो क्या दोस्तों स्टेबल है। और जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है वो होती है नोबेल गैस और वो स्टेबल्स है। चलो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। डिफाइन वैलेंसी बाय टॉकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी,
है ना, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो गेन करेगा। ठीक है दोस्तों, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और नॉन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बात करते हैं। तो देखिए सिलिकॉन में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 14 होता है, मीन्स ये नॉन मेटल्स है ना। इस तरीके से लिखते हैं ना 2 8 4 या 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिख सकते हैं, 3p2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से लिखने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इस लिखने से आपको कम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वैलेंसी आप निकाल पाओगे। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी भी कितना हो जाए दोस्तों, 4 हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो थर्ड सेल में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है और वैलेंसी भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो सिलिकॉन की वैलेंसी। ये जो कौन सा है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करती है ना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इसमें 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक्साइटेड स्टेट में होती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करता है। देखो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, तो इसकी वैलेंसी कितना जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन का बात करें तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो देखिए अगर ये क्या करे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यदि क्या करे, यदि यहाँ से क्या करे, दो इलेक्ट्रॉन को यदि गेन कर ले तो 8 हो जाएगा, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो मुश्किल काम है। और ऑक्सीजन जो होती है वो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्सप्लेन मैं करता हूँ, इसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सिंपल सी दोस्तों बात है। उसी प्रकार सिलिकॉन में वैसा ही है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गए। सिंपल दोस्तों बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना। तो आपको सबसे एक्सप्लेन करने हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों एटॉमिक नंबर का बात करते हैं। एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। तो एटॉमिक नंबर जो होती है दोस्तों कुछ नहीं होती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होती है। जैसे सोडियम है तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, मीन्स इसकी एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11 होगा। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, इसमें एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 12 होगा। कार्बन में प्रोटॉन्स कितने, 6 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। मास नंबर का बात करते हैं दोस्तों, मास नंबर कुछ नहीं होती है। मास नंबर जो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होती है। तो द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम ऊपर जो लिखते हैं दोस्तों, कोई भी अगर एलिमेंट है तो उस पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो इसका 40 क्या दोस्तों, मास नंबर है, मीन्स वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। और 20 जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर है, मीन्स वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, समझ में दोस्तों आ गया ना। तो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, हाँ सर। और प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, /20 दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन्स प्लस 20 इक्वल्स टू 40, तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों A-Z हो जाएगा। चलिए आइसोटोप्स का बात करते हैं दोस्तों। आइसोटोप्स हमने पढ़ लिया ना, मजा आ गया था आइसोटोप्स पढ़ के। आइसोटोप्स क्या होती है, सेम एलिमेंट्स के टर्म होते हैं जिसके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे आयोडीन के आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, कार्बन के होते हैं, है ना, बेरिलियम्स के होते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन है, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। ये क्लोरीन है और इसके क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ये जो होते दोस्तों होते हैं ना, ये 75% एग्जिस्ट करते हैं और ये 25% एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं आइसोबार्स, बात करते हैं।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। तो क्या होते हैं दोस्तों, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं जिसके मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। जैसे देखो ये कैल्शियम है और ये आर्गन्स है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है लेकिन इसके मास नंबर क्या है, सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, आइसोबार्स बोलेंगे। यूज ऑफ आइसोटोप्स, जैसे आयोडीन के जो आइसोटोप्स जो होते हैं दोस्तों वो हम लोग ग्वाइटर मीन्स घे के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, उपचार के लिए। जो यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए करते हैं एज ए फ्यूल। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं Na+ हैज कम्प्लीटली फिल KNl सेल एक्सप्लेन। तो Na+ जो कम्प्लीटली फिल कैसे इसको एक्सप्लेन करने हैं, देखिए दोस्तों सोडियम जो होते हैं इसके एटम नंबर 11 होते हैं, तो 2 एटम 1 लिखेंगे ना। तो अब क्या करेगा, यहाँ से Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इफ लॉस 1 इलेक्ट्रॉन है ना टू फॉर्म Na+ बन जाएगा फॉर स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ से एक लॉस कर देगा तो ये वाला हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फुल फील्ड है मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। इफ ब्रोमीन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, है ना, और ये आइसोटोप्स दिया हुआ है, 2 आइसोटोप्स दिया हुआ है और इसका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है कि ये इतना परसेंट एग्जिस्ट करता है और ये इतना परसेंट एग्जिस्ट करता है। तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन एटम्स। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने हैं क्योंकि 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व करने के लिए मैंने आप बताया ट्रिक है कि अगर इसके 2 आइसोटोप्स है ना, एक ये आइसोटोप्स ये आइसोटोप्स है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर भी Z, इसका एटॉमिक नंबर भी Z, लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसके M1 मान लिया, इसका M2 मैंने मान लिया। ठीक है, इसका परसेंटेज एबंडेंस या इसको मोल परसेंट भी बोलते हैं, इसके N1 है, इससे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। और इसका मास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बटा मोलर मास निकालते हैं। यदि मास निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों M1 N1 हो जाएगा और ये हो जाएगा M2 N2 हो जाएगा। M1 क्या है दोस्तों, मोलर मास है। M1 क्या दोस्तों, इसके मोलर मास है। M2 क्या दोस्तों, इसके मोलर मास है। M1 N1 मास से मोल्स निकालना है, मास से मोल्स निकालना है डिवाइड बाई मोलर मास, है ना। मोल्स अगर यदि मोल से मास निकालना है तो इनटू मोलर मास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो टोटल मास, ये टोटल मास, ये हो जाएगा टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास कैसे करेंगे, दोनों मास को सम कर देंगे। टोटल मोल्स क्या करेंगे, इस दोनों मोल्स को सम कर देंगे तो निकल जाएगा फॉर्मूला M एवरेज का। ये एवरेज का मतलब होता है एवरेज एटॉमिक मास फॉर आइसोटोपिक मिक्सचर्स। तो M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस M2 है। M1 क्या है, इसके एटॉमिक मास है। N1 क्या है, इसके मोल परसेंटेज है। जैसे क्या है तुम्हारा ब्रोमीन है तो 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 एग्जिस्ट करती है। ये 49.7% और ये है तुम्हारा 50.3% है। तो कैसे निकालेंगे, M1 N1, ये M1 हो जाएगा और N1 हो जाएगा, ये M2 है और ये N2 है डिवाइड बाई 100। दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 100 होगा। अब इसको गुना भाग कीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कितना, 80.006%, 80.006 इसके मिल जाएंगे एवरेज एटॉमिक मास, किसके, ब्रोमीन के। इसके हो जाएंगे, मिल जाएंगे दोस्तों कितना हो जाएंगे, 80.006 हो जाएंगे U। समझ में आया दोस्तों, जबरदस्त है ना। चलिए ठीक है, कमेंट बताना है कि ये फॉर्मूला कैसा है आपको लगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ एलिमेंट X इज 16.20, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, है ना, इस तरीके से बताने हैं। तो कोई X जो तुम्हारे क्या है, आइसोटोप्स है जिसके मतलब X कोई एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स है, ठीक है ना, और इसका एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके परसेंटेज एबंडेंस बताने हैं कितने कितने हैं। तो इसका मान लिया मैंने 8% है, इसको 100 मान 8% मान लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, N1 N2 निकालना है तो कोई भी चीज़ कितना होती है, 100% होती है। तो एवरेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16.2 दिया हुआ है ना। M1 मान लिया, N1 को मैंने A बोल दिया, A परसेंटेज है और 100 - A परसेंटेज है। तो यहाँ से A निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, 90%। तो ये 90% होगा और 100 में से 90 करेंगे तो हो जाएगा 10%। सिंपल दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। इफ Z = 3 मीन्स एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितने हैं, 3 है ना, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट्स। Z की वैल्यू 3 है मीन्स एटॉमिक नंबर भी 3 होगी। तो कौन सा दोस्तों होगा,
वो होगा लिथियम होगा दोस्तों। वो कौन सा दोस्तों होगा? वो लिथियम होगा। तो लिथियम का लिख लो 2 1 हो जाएगा, के में 2 और एल में एल सेल में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1s2 या 2s1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करेगा देखो, अब तो ये क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा दोस्तों ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को यदि लॉस कर देगा तो ये हीलियम की तरह बन जाएगा। हीलियम भी तो नोबेल गैस होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो हीलियम बन जाएगा। तो ये वैलेंसी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंपोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन इन द अंडर। देखो एक्स दिया हुआ है ना, इसका प्रोटॉन दिया हुआ है 6 है और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। देखो प्रोटॉन्स मीन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है दोस्तों? अलग अलग होगा ना। देखो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम करो तो 6 हो जाएगा 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 14। मीन्स दोस्तों क्या है? ये कार्बन का आइसोटोप्स है। क्या है दोस्तों? ये कार्बन का, देखो 6 होता है, ये 12 और ये 6 और ये हो जाएगा दोस्तों 14। तो ये क्या है दोस्तों? इसमें रिलेशन होगा आइसोटोप्स का, इसमें रिलेशन होगा। सम कर लो, 12 आएगा, ये क्या आएगा? 14 आएगा। तो रिलेशन क्या होगा दोस्तों? आइसोटोप्स का इसमें रिलेशन होगा। बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स। जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। ऐसा कुछ भी नहीं था। जे थॉमसन के समय तो न्यूक्लियस में कोई चीज़ें नहीं था, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बी नंबर, a neutron is formed by the electrons and protons combining together, therefore neutral। तो ये बोलते हैं कि न्यूट्रॉन जो होते हैं इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना होता दोस्तों, है ना। वो जो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बनते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द 1/2000 टाइम्स द दैट ऑफ प्रोटॉन्स। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल दोस्तों क्या है? सही है। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बताना है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो होगा दोस्तों क्या होगा? ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एंड आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग टिंचर। ऐसा नहीं है, आयोडीन के आइसोटोप्स जो होते हैं दोस्तों वो ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्वाइटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एटॉमिक न्यूक्लियस यस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स नहीं, बिल्कुल सही। 6 नंबर, आइसोटोप्स एंड एलिमेंट है। एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स नहीं, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 17। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन आयंस। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। देखो क्लोरीन जो होते हैं वो 17 होते हैं दोस्तों। क्लोरीन कितना 17 होते हैं, तो हो जाएगा 2 8 8 2 8 7 हो जाएंगे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Cl माइनस आयन बन जाएंगे। भाई Cl माइनस का मतलब होता है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो एक गेन करेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम कितने होते हैं? सोडियम कितने दोस्तों होते हैं? सोडियम के होते हैं 11 होते हैं। तो हो जाएगा 2 8 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 2 8 1, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल सवाल है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल को बताने हैं। एटॉमिक नंबर कितने? 9 गो है, तो 9 गो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मास नंबर भी, सॉरी एक सेकेंड, मास नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देखो, तो मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए कितने? 10 गो है। तो 10 गो 9 गो 19 हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं। और एटॉमिक नंबर 9 है, 9 गो क्या है? प्रोटॉन्स है, और 9 गो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। 9 गो क्या है? देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, तो वो कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है दोस्तों। देखो 16 है, 16 के एटॉमिक नंबर है, तो कौन सा दोस्तों होगा? सल्फर होगा, सिंपल सी बात है। ये 32 है, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना दोस्तों है? प्रोटॉन भी दोस्तों कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, 16 होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? 16 होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। एटॉमिक नंबर देखिए, ये मास नंबर दिया हुआ कितना दोस्तों दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो मास नंबर 24, इसका मतलब कौन सा हो गए? क्रोमियम होंगे। क्या होंगे? क्रोमियम होंगे।
अब देखिए दोस्तों 12 को प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे दोस्तों, एक सेकेंड, मास नंबर सॉरी 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 आई एम सॉरी मास नंबर के दोस्तों होते हैं 24 दिए हुए हैं। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए दोस्तों 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं तो हो जाएंगे दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम। अब एटॉमिक नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, है ना। मास नंबर देगा 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो हो जाएंगे दोस्तों 12। इलेक्ट्रॉन में कितना जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 12, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है। देखिए इसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं, मास नंबर दिए हुए कितना दिए हुआ 2 दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बातें हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, क्योंकि मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन्स ही तो बचेंगे भाई, तो हो जाएंगे 1 हो जाएगा, तो नंबर कितना आ गया 1 आ गया, और प्रोटॉन कितने 1 तो ये भी हो जाएगा 1 एटॉमिक नंबर बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं तो एक प्रोटॉन्स तो होगा तो एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा दोस्तों, सिंपल से बात है। लेकिन मास नंबर कितने हैं 2 है तो हो जाएगा H12 मीन्स ये हो जाएंगे ड्यूटेरियम, क्या हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे ड्यूटेरियम। मास नंबर 2 होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक एक होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, एक होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है ना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मास नंबर कितने 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने हैं 1, तो प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0 है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 0 है, तो अगर H होगा तो उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो 0 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 1 होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे। तो उम्मीद करता है दोस्तों आपको बहुत मजा होगा, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर्स का। चलिए बधाई हो, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।